टिकटॉक और कुछ चीनी सोशल मीडिया ऐप्स को इस बैन से अलग रखा गया। युवा सड़कों पर उतर आए और भीड़ इकट्ठी होने लगी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन कौन से बड़े खेल चल रहे थे। इस आंदोलन में दो प्रमुख नेता सामने आए कि क्या चीन का इसमें कोई हाथ है, और फिर उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। उनके अंडरगारमेंट्स लहराए थे और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी थे। ये रैपर भी थे। इसी वजह से उनको नेपाल के भविष्य का संभावित प्रधानमंत्री तक कहा जाने लगा। अमेरिका और यूरोप के कई संस्थानों द्वारा इन्हें विदेशी फंडिंग भी मिलती रही है। सोशल मीडिया बंद करने का फैसला बस एक ट्रिगर था। तो नेपाल के इस संकट का असर भारत पर भी गहरा हुआ। क्या ये आंदोलन सिर्फ एक शुरुआत थी या कोई बड़ी साजिश थी? नेपाल एक छोटा सा देश है जिसे हम शांति और बुद्ध की धरती कहते हैं। ये देश अपनी खास पहाड़ियों और सांस्कृतिक विरासतों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगस्त और सितंबर 2025 में नेपाल में अचानक एक बड़ा संकट आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। बड़े पैमाने पर हिंसा, प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण थे और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन कौन से बड़े खेल चल रहे थे। तो इस घटना की शुरुआत हुई है जुलाई 2025 से, जब नेपाल के युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार गुस्सा भड़काने वाले वीडियोस देख रहे थे। इमोशनल म्यूजिक और स्लोगन वाले ये वीडियो युवाओं के मन में किस्मत की खटास को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे, उनके गुस्से की आग में घी डाल रहे थे। जब नेपाल सरकार ने इन वीडियोस के स्रोत जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। कहीं ना कहीं ये बात सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि ये कंपनियां नेपाल के राजनीतिक नियमानुसार जवाबदेह ही नहीं थी। अब इसके बाद सरकार ने 28 अगस्त 2025 को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत, चीन जैसी बड़ी जगहों से अलग नेपाल में भी रजिस्टर्ड होना होगा। लेकिन ऐसा करना कई कंपनियों के लिए इतना जल्दी मुमकिन भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में बैन कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि टिकटॉक और कुछ चीनी सोशल मीडिया ऐप्स को इस बैन से अलग रखा गया। टिकटॉक, जो चीन की कंपनी है, उसने अपनी सारी शर्तें जल्दी पूरी कर ली थी, इसीलिए उसे नेपाल में खुला रखा गया, ऐसा बोला जाता है। अब इससे सवाल उठने लगे कि क्या चीन का इसमें कोई हाथ है। अक्सर चीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, और नेपाल में टिकटॉक खुला रहने से यह शक भी पैदा हुआ कि कहीं चीन ने असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल तो नहीं किया। खैर, सोशल मीडिया बंद होने के बाद नेपाल के युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में टिकटॉक उन बच्चों और युवाओं के लिए एक मुख्य मंच बनकर उभरा, जहां वो अपने विरोध के संदेश भेज सकते थे, प्रोटेस्ट की जगह तय कर सकते थे और आंदोलनों को तेजी से फैला सकते थे। तो इसका फायदा उठाकर युवा सड़कों पर उतर आए और भीड़ इकट्ठी होने लगी। वहीं 5 और 6 सितंबर को यह विरोध प्रदर्शन कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से शुरू होकर शहर के मुख्य इलाकों तक पहुंच चुका था। शुरुआत में प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे 7 सितंबर को समय बढ़ा, हालात बेकाबू होने लगे। इस आंदोलन में दो प्रमुख नेता सामने आए। बालेन शाह, काठमांडू के मेयर, जो लंबे समय से युवाओं के बीच लोकप्रिय थे और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी थे। ये रैपर भी थे। उन्होंने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और वो कहते थे कि यह युवाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। हालांकि उन्होंने हिंसा से दूर रहने की भी अपील की थी, लेकिन उनकी जुबान ने युवाओं के गुस्से को एक नई दिशा दी, आत्मविश्वास से भर दिया। इसी वजह से उनको नेपाल के भविष्य का संभावित प्रधानमंत्री तक कहा जाने लगा। वहीं दूसरे नेता थे सुडान गुरुङ, जो हामी नेपाल नाम का आंदोलन शुरू करने वाले थे, जिन पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि समय समय पर अमेरिका और यूरोप के कई संस्थानों द्वारा इन्हें विदेशी फंडिंग भी मिलती रही है। ये लंबे समय से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने आंदोलन को संगठित किया, रास्ते, जगह और मैसेज तय किए, जिससे आंदोलन और ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल सका। तो 8 सितंबर 2025 को स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो गई। सबसे दर्दनाक घटना हुई पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर पर हमला। उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार को भीड़ ने बाहर घसीट कर निकाला, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई लात घूंसों से, और फिर उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। बाद में उनकी अस्पताल में मौत भी हो गई। अब यह घटना हर किसी को स्तब्ध कर देने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को भीड़ ने घसीट कर बाहर निकाला और बेहद निर्दयता से मारा पीटा। देउबा गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इसके अलावा वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं के घरों को भीड़ ने निशाना बनाया। कई नेताओं ने डर के मारे इस्तीफा तक दे दिया। हालात तब ऐसे हो गए थे कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। नेपाल में शुरू हुई यह हिंसक स्थिति अकेली नहीं थी।
कुछ ही साल पहले बांग्लादेश में भी भीड़ ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर तबाही मचाई थी, उनके अंडरगारमेंट्स लहराए थे। श्रीलंका में भी जनता सरकारी भवनों और नेताओं के घरों पर कब्जा कर चुकी थी। नेपाल उसी तरीके की घटना की ओर आगे बढ़ रहा था जहां भीड़ ने खुद को कानून मान लिया हो। नेपाल की आंतरिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने युवाओं के दिल में भारी निराशा पैदा कर रखी थी। सोशल मीडिया बंद करने का फैसला बस एक ट्रिगर था। नेपाल की स्थिति की एक खास बात यह भी है कि यह देश कई बड़ी ताकतों की नजर में है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस और इजराइल के साथ साथ भारत की भी नजर इस क्षेत्र पर खास है। खासतौर पर चीन के साथ नेपाल की नजदीकी से कई आशंकाएं भी जुड़ जाती हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ने अपनी डिजिटल ताकत का खासकर इस्तेमाल किया। टिकटॉक के माध्यम से इस संघर्ष को दिशा देने की कोशिश भी की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी लोकतांत्रिक और डिजिटल आजादी की नीतियों के तहत नेपाल में खुले इंटरनेट और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना चाहता रहा था। सोशल मीडिया बैन पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने चिंता जताई, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक आवाजें दबाई जा रही थी। तो नेपाल के इस संकट का असर भारत पर भी गहरा हुआ। दोनों देशों के बीच खुला बॉर्डर है, जिसके कारण सीमावर्ती इलाके और भारतीय नागरिक, व्यापार, छात्रों जैसे कई गतिविधियां प्रभावित हुई। भारत ने सुरक्षा कड़ी की और शरणार्थी संकट का डर भी अब सताने लगा। आखिरकार नेपाल की ये अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक भूकंप भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बड़ी सीख है। यह साफ हो गया है कि डिजिटल युग में युवाओं की आवाज को दबाना आसान नहीं होता और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। भारत समेत पूरे क्षेत्र को इस नए डिजिटल युग की चुनौतियों को समझना और बेहतर रणनीति बनाना बेहद जरूरी हो गया। आज पूरी दुनिया और नेपाल के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। क्या यह आंदोलन सिर्फ एक शुरुआत थी या कोई बड़ी साजिश थी या एक नई क्रांति की नींव है? क्या चीन और अमेरिका के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल लड़ाई का इस इलाके का भविष्य तय करने पर एक बड़ा अहम रोल होने वाला है? आने वाला वक्त बताएगा कि नेपाल और पूरे दक्षिण एशिया का नया अध्याय कैसा होगा। अब इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोले तो बवाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनोहर तिवारी। आपका दिन शुभ हो। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।